गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जैसा कि नाम बताता है, ये गैस्ट्रम का माने होता है स्टमक, इसोफेगस का माने होता है आहार नली। तो स्टमक से आहार नली में, फूड पाइप में या इसोफेगस में एसिड का रिफ्लक्स होता है। इसी को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। आम आदमियों में ये रिफ्लक्स बहुत खास मौक़ों पर होता है, या पेट बहुत भरा हुआ हो, या पेट पे कोई टाइट बाइंडर हो, या रैपिड वेट गेन हो, तब हो सकता है। मगर जिसमें ये बीमारी होती है उसमें ये एसिड रिफ्लक्स स्टमक से इसोफेगस में बार बार होने लगता है। अब मरीज को इसका एहसास होता है हार्टबर्न के रूप में, छाती के पीछे जलन होना, मुंह में खट्टा पानी आता रहना, खांसी बीच बीच में होते रहना, या दांतों में खराबी, मसूड़ों में खराबी का आना। कभी कभी यह चेस्ट पेन के रूप में भी प्रकट करता है, क्योंकि जब एसिड इसोफेगस में या आहार नली में आता है तो आहार नली कॉन्ट्रैक्ट करती है और चेस्ट पेन प्रोड्यूस होता है। ऐसा हम लोग कहते हैं कि नॉन कार्डियक, मतलब यदि हार्ट खराबी में नहीं है, चेस्ट पेन का, अगर हार्ट ठीक है तो चेस्ट पेन का सबसे कॉमन कॉज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। ये किसी खास किस्म के तेज एसिडिक या मिर्च मसाले वाले फूड से ज़्यादा होता है, चाय कॉफ़ी से ज़्यादा हो सकता है, और कालांतर में ये इसोफेगस को जलाते जलाते नीचे में एक स्कार पैदा करता है और इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन या सिकुड़ाव लोअर एंड में होने की संभावना रहती है। बाद में वहाँ की जो म्यूकोसल झिल्ली होती है वो बदल जाती है और बहुत लंबे समय तक इलाज न होने से वो कैंसर में परिवर्तित भी हो जाती है। तो इस बीमारी को हम लोग पहचाने, जो बहुत आम बीमारी है और आम लोगों को सिम्टम देती है। यदि ये बहुत कम सिम्टम देती है तो इसके बहुत इलाज की ज़रूरत नहीं है। वेट लॉस, खाने पे ध्यान देना और एंटासिड की 1-2 गोली लेना सामान्य लाइफ में इसका उपचार है। परंतु ये लगातार अगर हो रही है और चेस्ट पेन के रूप में, या लंबे समय हार्ट बर्न के रूप में, या डेंटल प्रॉब्लम के रूप में, या रिपीटेड कफ के रूप में या प्रकट कर रही है, तब इसके जांच और इलाज की ज़रूरत है। इसके जांच में हम लोग एंडोस्कोपी करना चाहते हैं, देखने के लिए कि अंदर कोई खराबी नहीं है, और अगर संभव हो तो एक इसोफेगस की पीएच भी करते हैं। ऐसा करने पर यदि कोई खास रेमेडिएबल तकलीफ पता चलती है तो उसका तुरंत निदान किया जाता है। ऐसा नहीं होने से पेशेंट को डाइटरी एडवाइस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाओं के बारे में बताया जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट 2 बातें हैं। पेट पर बहुत दबाव न हो, टाइट बाइंडर या टाइट बेल्ट बहुत लंबे समय तक न लगाया जाए, और दूसरा वेट लूज किया जाए। अगर पेट के पास खासकर चर्बी जमा हो गई है तो उसको कम से कम किया जाए ताकि पेट पर दबाव न पड़े। खाने के संबंध में तेज तीखा सामान न खाया जाए, कम से कम स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लिया जाए, लो फैट वाला। मतलब यदि आप 4 मुख्य भोजन करते हैं तो उसको 6 में बांट दीजिए, मगर छोटा अमाउंट लीजिए। छोटा अमाउंट लेने से रिगर्जिटेशन और एसिड रिफ्लक्स कम हो जाता है। तो ये डाइटरी एडवाइस है। कुछ एक्सरसाइज किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और एंटासिड सबसे प्रारंभिक दवा है, उससे कंट्रोल न हो तो हम लोग H2 रिसेप्टर ब्लॉकर बोलते हैं, जो आम मार्केट में जिनटैक, एसिलॉक, रैनिटिडीन, रैनटैक के नाम से बिकती है। और इससे भी कंट्रोल न हो तो हम लोगों के पास बहुत पोटेंट दवा है जिसको हम लोग PPI बोलते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जो पैंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओमिप्राजोल के नाम से बाजार में उपलब्ध होती है। और ये बहुत ही कारगर दवा है। पहले डोज से ही लक्षण में आराम मिलता है और धीरे धीरे सारा इन्फ्लेमेशन हील कर जाता है। परंतु सबसे दिक्कत वाली बात है कि जब इसे हम बंद करना चाहेंगे तो रिबाउंड एसिडिटी होती है और अधिकांश पेशेंट के सिम्टम फिर से वापस आ सकते हैं। अतः कुछ दिन देने के बाद, हीलिंग अचीव करने के बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पूरा इंस्टीट्यूट करना चाहिए और दवा को धीरे धीरे बंद करना चाहिए, या डिमांड बेसिस पे कर देना चाहिए रेगुलर की बजाय,
और धीरे धीरे पेशेंट को इससे वीन ऑफ करना चाहिए। ऐसा करने से पेशेंट की बहुत सारी तकलीफ़ों का निवारण हो सकता है और लंबे भविष्य में होने वाले कैंसर, एसोफेजियल कैंसर से भी लोग बच सकते हैं।